Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम आरआरबी पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये ओलिवॉइड का एक लाइव मॉक टेस्ट होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर ओलिवॉइड की साइट या फिर उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें रीजनिंग प्लस मैथ दोनों होगा। एकदम लाइव मॉक टेस्ट होगा। पेपर पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको रफ सीट के ऊपर सॉल्यूशन भी दिखता रहेगा। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज या फिर म्यूट कर सकते हो बीच बीच में, और हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक बता सकता रहूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ओलिवॉइड के एप्लीकेशन से मैंने यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट अटेंड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। और रीजनिंग का सबसे पहले आ गया है। तो सबसे पहले इक्वलिटी, जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे हम लोग सबसे पहले वही करेंगे। यही ड्रिल रहता है ठीक हम लोगों का। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको अटेंड कर लेते हैं। स्पीड अगर आपको मेंटेन करके रखनी है पहले से ही, तो इसको आप स्क्रीन पे ही सॉल्व करना सीख लो, है ना। स्क्रीन पे सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। और इन सबको करने के अंदर आपको 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपके 5 के 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए इनक्वालिटी के। ठीक, सबसे पहले हम लोग इनक्वालिटी करेंगे या फिर सिलॉक्स, और जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है वो, या फिर चाइनीज़ कोडिंग, जो भी आ जाता है पहले हम लोग वो करेंगे। पजल्स को सबसे लास्ट में करेंगे। ये माइंड में रखना बस कि पजल्स को सबसे लास्ट में करा जाए, क्योंकि क्या होता है पजल को अगर हम लोगों ने पहले अटेंड कर लिया तो बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, है ना। लेकिन नहीं बनेगी तो आपका कॉन्फिडेंस और लूज़ कर देगी। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी 100% होती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे टिक कर रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पजल्स, ये 1 वर्ड वाला क्वेश्चन है, इनको भी लास्ट में करेंगे। ये भी पजल है, ठीक है, ये भी पजल है, इसको भी लास्ट में करेंगे। और ये भी पजल है, अनसर्टेन नंबर वाली पजल है, इसको भी लास्ट में करेंगे। ये एक ब्रेड लेने का क्वेश्चन है, इसको भी बाद में करेंगे। अभी मैं कुछ, हाँ, ये अब आ गया है सिलॉक्स। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी सिलॉक्स कर लेते हैं। अब सिलॉक्स में सबसे मेन चीज़ होती है डायग्राम बनाना। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ के जल्दी से जल्दी डायग्राम बना लिया है तो आपका 80% क्वेश्चन जो होता है वो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब आपको जिसको बेसिक डायग्राम नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं, तो मैंने इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी वीडियो सिलॉक्स से रिलेटेड। तो वहाँ से मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर टाइप का सिलॉक्स बता रखा है। ओनली वाले केस हैं, ओनली फ्यू वाले केस हैं, सम, ऑल, ठीक है, नॉट ओनली, नेवर वाले केस होते हैं, ठीक है, कैन वाले केस जो होते हैं कि कैन बी, कैन नॉट बी, सारे वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। आप लोग चाहो तो उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग आंसर पे टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होंगे। यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो। बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपने सिलॉक्स दे रखे होंगे बहुत सारे, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी कि इनको कितनी जल्दी करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, ठीक है, 45 सेकेंड, बस इससे ऊपर नहीं। इतना ही टाइम देना है एक सिलॉक्स को विद ऑप्शंस। और बहुत ध्यान से इसकी कंक्लूजन पढ़ना, और बहुत ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़ना। ऐसा नहीं कि कुछ अलग बना दो आप। डायग्राम अगर आपका गलत बन गया जरा सा भी, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये मान के चलिए आप। थर्ड क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैं लाइव मॉक टेस्ट देने का मतलब बस एक ही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे प्रेशर हैंडलिंग होता है, कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, कौन से क्वेश्चंस पहले करते हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करते हैं, है ना, किस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। बस इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। अब इस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन में खास बात ये है कि इसमें 8 फ्लैग दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं, लेकिन कहीं पे ये नहीं बता रखा है कि कितने डिस्टेंस पे है। मतलब 5 मीटर, 10 मीटर, ये सब नहीं दे रखा है। बस डायरेक्शन बोल रखा है कि ए के साउथ में एफ है, और डी और ई जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। मतलब डी वेस्ट में भी हो सकता है ई के, डी ईस्ट में भी हो सकता है ई के, और मतलब डायरेक्शन दे रखी है, बाकी कुछ नहीं दे रखा। तो आपको डायरेक्शन से कैसे बनाना है आप देख सकते हो। मैं रफ में बना रहा हूँ, ठीक, जितना भी मैं पढ़ता जा रहा हूँ उतना बनाता जा रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें छोड़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, आप बनाते रहो। जितने अगर आपके टूटे फूटे पजल बन जाए, जैसे उधर एक पीस बन गया, बीच में एक पीस बन गया, ठीक है, अब इधर अपने राइट हैंड साइड पे भी एक पीस बना लो, फिर उन सब पीसों को जोड़ लेना आप बाद में, है ना। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ, और हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पे टिक कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
अभी एक चीज़ रह गई है, बी मैंने पुट नहीं करा है, वो मैं देख लूँगा तो मैं पुट करूँगा, मैं भूल गया बी को पुट करना है यहाँ पे। तो पजल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस मॉक टेस्ट का देने का मीनिंग ही यही है कि आपको एक बार चीज़ दिखाना कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करा जाता है। अप्रोच आपकी मेन चीज़ होती है, अप्रोच, है ना, कि आप अपनी अप्रोच कैसे रखते हो क्वेश्चन के लिए। आप पहले नोट्स बनाते हो एक एक करके, या फिर पॉसिबिलिटी बनाते हो, या फिर स्ट्रक्चर बनाते हो, या फिर डायरेक्ट मेरी तरह करते हो। मैं तो डायरेक्ट चीज़ें करता हूँ, ज़्यादा उसमें सजाना नहीं होता है, आपको रफ वर्क की तरह रखना होता है, कोई देखने नहीं आएगा आपका। अब जितने वन वर्ड वाले क्वेश्चन थे सारे हो चुके हैं, ये भी वन वर्ड वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग पजल पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पजल्स पे आ गए हैं। तो ये फर्स्ट पजल है। ऐसी पजल बहुत आने लगी हैं आजकल पीओ में कि जो इसके पोस्ट होती हैं वो डिफाइन हो जाती हैं कि कोई डायरेक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई वाइस प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, ठीक है। और उसका सीक्वेंस यहाँ पे दे रखा होता है कि कौन सबसे बड़ा है। अगर डायरेक्टर सबसे बड़ा है तो डायरेक्टर सबसे ऊपर, अगर लाइब्रेरियन सबसे बड़ा है तो लाइब्रेरियन सबसे ऊपर। फिर वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना फ्लोर वाला मेथड की तरह, फोर वाला स्ट्रक्चर जो मैंने पजल में पढ़ाया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पजल मैंने करा रखा है, आप लोग चाहो तो उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक। अब इसमें दो वेरिएबल दे दिए हैं, सब लोग पीएचडी कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, और उन फील्ड के नाम भी दे रखे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें बोल रखा है पहला पॉइंट देखो आप, ओनली 1 पर्सन इज जूनियर टू हु डन इज पीएचडी इन फिजिक्स। तो फिजिक्स के नीचे से एक ही बंदा आएगा, तो फिजिक्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। और इसमें क्या अगली लाइन बोल रखा है कि बायो के नीचे इंग्लिश वाला है, ठीक है। इंग्लिश ओ को नहीं पसंद है, ठीक। और पी हु इज अ टीचर, तो पी टीचर वाले उसमें खाने में रख दिया मैंने। जिसको केमिस्ट्री पढ़ाना पसंद है तो केमिस्ट्री भी रख दिया। अगली लाइन दे रखी कि एन से जो सीनियर है वो आर है, जस्ट सीनियर, एन से जस्ट सीनियर लो जो है वो क्यू है। तो ये जो सीक्वेंस हो गया वो उसकी एक ही पोजीशन बचती है, वो ऊपर 3, तो ऊपर 3 उठा के रख दिया ऐसे। तो आप देख रहे हो कि एक एक पॉइंट इसका जो है वो सॉलिड निकल के डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, ठीक। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जिसकी 3-3 4-4 नोट्स बनाने पड़े। तो जितना नोट्स आप कम बनाओगे उतनी जल्दी आपकी पजल बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पजल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम जल्दी जल्दी आंसर पर टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन हो जाएंगे। अब कहते हैं कि इसमें स्पीड कैसे बनाई जाए, ठीक। तो लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं देखते ही समझ गया कि एक जो पोस्ट वाली पजल आ गई है, डेजिग्नेशन वाली पजल आ गई है, ठीक है। तो इसका मुझे स्ट्रक्चर पता है कैसे बनना है, ठीक। मैंने तुरंत स्ट्रक्चर बनाया, बस उसमें एक डायरेक्शन पढ़ लिया कि डायरेक्टर सबसे ऊपर है कि नहीं है, मैंने वो पढ़ लिया था, ठीक। तुरंत बनाया स्ट्रक्चर मैंने, और फिर तुरंत एक एक लाइन पढ़ के मैं पुट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। इतनी बड़ी पजल दिख नहीं रही थी। अगर कोई भी सारे पॉइंट जो थे वो सॉलिड थे। पी टीचिंग करेगा तो मतलब पी टीचर है तो पी टीचर वाले बॉक्स में आएगा, उसको केमिस्ट्री पढ़ानी हो केमिस्ट्री लिख देंगे, है ना। तो आप ऐसा करके समझ के देख सकते हो कि लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। अब इस पजल में क्या कह रहा है कि 10 लोग बैठे हैं आमने सामने, और कुछ लोग जो हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। तो मैंने उधर रेफरेंस लिख लिया है कोने में, आप देख सकते हो। ABCD जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं, KLMN वाले साउथ देख रहे हैं, और C जो है मिडिल में बैठा है, तो C को मिडिल में बैठा के 5 लोग बैठने, तो 5 लोग मैंने बैठा दिए हैं, ठीक है। D है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A बैठा है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। एक आप देख सकते हो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में A C के जस्ट इधर बैठा है, उसका D इधर, और एक पॉसिबिलिटी में C एक किनारे बैठ सकता है, D इधर। बस 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हो स्पीड कैसे बनानी है आपको। पॉसिबिलिटी में साथ में लेके चल रहा हूँ, है ना। कोई नोट से होगा, मैं जो सॉलिड नोट होगा मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा। रेफरेंस मैंने लिख ही रखा है, ABCD नीचे आएंगे और LMN वाले जो हैं वो वर्ड्स ऊपर आएंगे, ठीक। ये रेफरेंस लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और K और L के बीच में 2 लोग बैठे हैं और K एंड में बैठा है, ठीक है। तो K के लिए एक जगह तो डिफाइंड हो ही गई है, लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, वो देख लिया जाएगा अभी। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी पॉसिबिलिटी में चीज़ें पुट कर रहे हैं एक एक करके। देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी गलत जाएगी, कौन सी पॉसिबिलिटी सही जाएगी। तो ये मान के चलो अगर आप ऐसे करके क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो दुगनी तेज़ी से आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकोगे, ठीक। यहाँ पे मेरा जो सेकंड पॉसिबिलिटी वो सही गया है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप चेक कैसे करोगे कि आपकी जो ये पॉसिबिलिटी बनी है वो सही बनी है कि गलत बनी है ना। क्योंकि अभी हमने ऊपर वाली तो कंप्लीट करी नहीं है, वैसे दिख तो रही है वो गलत है, क्योंकि K जो है एंड में बैठाना है, तो N और M बैठ चुके हैं, तो K तो कहीं बैठ नहीं सकता, इसलिए नीचे वाली पॉसिबिलिटी में बैठा रखा है हमने K। लेकिन आप लोग ऑप्शन को भी चेक करा करो, ऑप्शन को पढ़ा, बाकी की जो ऑप्शन है उनको भी चेक करा करो। अगर वो मिसमैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी पजल गलत बनी है। हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें बोल रखा है कि 9 लोग हैं, स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेज में। कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और मैकेनिकल और केमिकल, ठीक। 1 2 3 5 ब्रांचेज हैं, तो 5 ब्रांचेज के नाम मैंने लिख लिए हैं, ठीक। और फ्लो टाइप वही स्ट्रक्चर है, कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं है।
और 9 लोग बैठाने हैं। इसमें कंडीशन दे रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी हो सकते हैं और कम से कम 1 आदमी बैठेगा ही बैठेगा। ठीक, तो हम लोग ऐसे करके बना लेते हैं। और ऐसे आप बॉक्स देख सकते हो, मैट्रिक्स तैयार हो गई है। अब हम लोग जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं। बी एंड एफ जो है वो सेम ब्रांच में पढ़ेंगे बट नॉट इन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल का आगे क्रॉस करके बी एंड एफ बना दिया है और बी एफ साथ में भी बैठेगा, तो मैंने ऊपर उसको सर्कल कर दिया है। सी और डी सिविल नहीं है, तो सी और डी क्रॉस करके सिविल हो गया है। और सिविल में सिर्फ एक ही लोग बैठेगा, तो मैंने बाकी दोनों बॉक्स काट दिए। आप देख सकते हो कि मतलब सिविल में एक ही लोग बैठेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। ए जो है वो इलेक्ट्रिकल में है, तो ए को मैंने इलेक्ट्रिकल में लिख ही लिया है। ठीक, ई और आई साथ में ही बैठेंगे, लेकिन ई और आई कंप्यूटर नहीं करेंगे ना, ई और आई मैकेनिकल करेंगे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया है। अब उसने क्या बोल रखा है लास्ट में, जो डी और जी सिर्फ केमिकल करेंगे। ठीक है, डी और जी आप देख सकते हो नीचे सीधे केमिकल आ गया है। अब ई और आई की एक ही पोजीशन बचती है, वो इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि कंप्यूटर में बैठ नहीं सकता, ई और के साथ में बैठा लेना है। सिविल में बैठ नहीं सकते क्योंकि उसमें एक ही लोग बैठना है। मैकेनिकल में तो वैसे ही नहीं बैठेंगे क्योंकि मना कर रखा है। तो आप देख सकते हो ऐसे करके आप बनाओगे पजल को, तो आपकी स्पीड में बन जाएगी पजल। ठीक है, पॉसिबिलिटी की कोई चांस भी बनेंगी भी नहीं। देख सकते हो कहीं भी पॉसिबिलिटी का कोई चांस आया ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसने क्रॉस क्रॉस बोल रखा था और फिर पजल बनती ही चली गई। कहते नहीं कि पीस एक के बाद एक फिट होते चले गए, हमने कुछ करा ही नहीं, पीस एक के बाद फिट होते ही चले गए। ठीक है, तो आपको ऐसे करके पजल बनानी है और ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मैं वापस से कह रहा हूँ, ऑप्शन पे बहुत जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि पजल बहुत अच्छी तरह जल्दी और एकदम करेक्ट बना देते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में ऑप्शन गलत पढ़ लेते हैं और आंसर गलत मार्कर आते हैं। सेकंड टू द लेफ्ट की जगह सेकंड टू द राइट कर देते हैं आंसर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत सही से क्वेश्चन पढ़ना है, टाइम लेके थोड़ा। 10 सेकंड काफ़ी होता है, 10-15 सेकंड तक काफ़ी होता है। इतने सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से और मार्क करिए। ठीक है, नेक्स्ट पजल पे आ गए हम लोग। अब ये अनसर्टेनिटी वाली पजल आ गई है। इसमें कुछ पीपल बैठे होते हैं, पता नहीं होता है कितने पीपल बैठे हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हैं और सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब बोल रखा है 6% बिटवीन ओ एंड एल। तो 6 लोग मैंने बना दिए ओ और एल के बीच में। 2 ही पॉसिबिलिटी बन पाएंगी, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी साथ में बना के चल रहा हूँ, है ना। यहाँ से स्पीड आप समझ सकते हो कि क्यों तेज होती है ना, क्यों बच्चे जल्दी कर लेते हैं पजल को, ऐसे करते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल देते हैं, है ना। अब जो चीज़ें आती आ रही हैं वो हम लोग फिट करते जाएंगे। डी सेकंड टू द थर्ड टू द लेफ्ट, डी सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट है एल के, सॉरी एल के थर्ड टू द लेफ्ट में है डी, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी में लगा दिया है डी। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रखा है, 4 लोग बैठे हैं ओ और एच के बीच में, और जो एच है वो ओ के राइट में बैठा है, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी में साथ साथ लेके चलने हैं। तो आप देख सकते हो जो पॉइंट आता जाएगा मैं पॉसिबिलिटी में साथ साथ लेके चलूँगा, और कोई पॉइंट लिखने वाला होगा तो नीचे मैं नोट्स बना लूँगा। तो आप ऐसे करके स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो पहली वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई है। ऑब्वियसली यही होता है हमेशा कि कोई ना कोई एक ही पॉसिबिलिटी सही होगी, एक पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी नीचे वाली पॉसिबिलिटी सही गई है और वहाँ से हम लोग आंसर मार्क करेंगे। तो सबसे पहले पूछ लिया उसने कितने लोग बैठे हैं, तो उसको गिन लेते हैं हम लोग और फिर आंसर मार्क करके हम लोग जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक, तो आप स्पीड ऐसे करके बना सकते हो, अपनी बिल्डअप कर सकते हो। आप लोग भी क्वेश्चन करते रहिए, यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। ठीक है, अब इस वाली पजल पे आ गए हैं। ये एक ब्लड रिलेशन है, इसको जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। सी की डॉटर ए है, तो मैंने तुरंत यहाँ बना लिया सी की डॉटर ए। के सन इन लॉ ऑफ एच है, तो के की वाइफ तो होगी, उसका वाइफ का जो मतलब पेरेंट होंगे वो कोई ना कोई होगा, तो मैंने ऐसे करके बना लिया है, आप देख सकते हो। और एच का सिर्फ एच का जो चाइल्ड है वो आर है, लेकिन एच के कोई भी चाइल्ड मेल नहीं है, ऐसा इसने बोल रखा है ना। हाँ, एच डज नॉट हैव एनी सन, मतलब एच की जो होंगी बच्चे होंगे वो बेटियाँ ही होंगी। तो आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, फिर एक बीच वाली खाने में रख दी हैं। मतलब होता नहीं, पजल के पीसेस बनाए आपने ढूंढ ढूंढ के, फिर उनको एक एक करके फिट कर दिया कि कहाँ परफेक्टली फिट बैठ रहा है। ठीक, तो यहाँ बीच वाली में परफेक्टली फिट बैठ रहा है। हम लोग आंसर जल्दी जल्दी टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी साथ साथ बनाते रहो, यहाँ पे आपको पजल शो होती रहेगी, चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप वीडियो पॉज करके उसको बनाते रहो, है ना। मेन मोटिव है पजल को करना, क्वेश्चंस को करना। आपके सामने 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चन शो हो रहे हैं, तो आप उनको करो, प्रैक्टिस करो। आप लोग लास्ट पजल पे आ गए हैं ये, और ये मेरी फेवरेट पजल है। इसमें 8 लोग बोल रखे हैं, और सबसे बॉटम वाला है 1st फ्लोर और सबसे ऊपर वाला है 8th फ्लोर, और हमको अरेंज करना है। ए इवन नंबर
सॉरी एच लिव ऑन इवन नंबर, तो एच के सामने इवन लिखेंगे। डी लिव्स ऑन फ्लोर बिलो एच, तो एच के नीचे डी आ जाएगा। एफ लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो सी, तो सी के नीचे एफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी भी कोई भी कंडीशन जो है वो सॉलिड नहीं दे रखी, तो मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नोट पे मार रहा हूँ। ठीक, 3 पर्सन बैठे हैं जी और बी के बीच में, ठीक है, और नीदर जी और बी प्राइम नंबर में नहीं बैठे हैं, प्राइम नंबर फ्लोर पे नहीं बैठे हैं, तो ये वाली जो कंडीशन है वो पुट करने लायक है। ठीक, जी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव बी, तो जी ऊपर आएगा बी नीचे आएगा, 3 फ्लोर छोड़ के, और इनको प्राइम नंबर में नहीं बैठाना है। तो मुझे लगता है एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, वो मैंने वहाँ पे दिखा दिया आप, है ना, रफ में आप देख सकते हो, क्योंकि बी के नीचे वाले जितने हैं सब प्राइम नंबर हैं। 3 2 प्राइम नंबर है, 1 पर रख नहीं सकते हैं ना। अच्छा 1 पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 पे रखा नहीं, उस टाइम पे तो नहीं रखा, और पजल को मैंने सबमिट भी कर दिया यहाँ पे। तो अब मैं वॉइस ओवर देते हुए टाइम पे ध्यान आ रहा है कि हाँ 1 पे भी रख सकते थे, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी यही शायद चल रहा था कि 1 प्राइम नंबर होता है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे पजल मेरी कंप्लीट हो गई है, और इत्तेफाक से ये क्वेश्चन सही हो गया है। मुझे लगता तो है ये क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि इससे 2 गलतियाँ गई हैं, क्योंकि मैं पेपर को सबमिट कर चुका हूँ, वॉइस ओवर में बाद में दे रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पेपर में मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ये मत समझना कि एक फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये पॉसिबिलिटी से नहीं हो सकती, तो मैंने पेपर को सबमिट कर चुका हूँ अब तक, है ना। तो यहाँ पे रीजनिंग का सारा पेपर सबमिट हो गया है, मेरा कंप्लीट हो गया है लगभग। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं 1 वर्ड वाले, उनको हम बाद में करेंगे, पजल के भी बाद, मैं पजल के बाद ही उनको ट्राई करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको स्पीड मेंटेन करके चलना ही है। अब ये एक छोटी सी पजल रह गई है, पीओ के पेपर में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, इतनी बड़ी पजल आ सकती है। ठीक है, उसमें सिर्फ लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे पूछा है इसमें कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर, है ना। है तो ये पजल टाइप में, लेकिन आपको करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बोल रखा है कि एक पर्सन अगर नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते हो। 7 लोग हैं, एन जो है वो एंड पे बैठा है, तो मैंने एन को एंड पे बैठा दिया है, किसी एंड पे लेफ्ट हैंड पे बैठा दिया। 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, और जो नेक्स्ट लाइन बोल रखी थी अगर मैं पढ़ लेता तो मुझे पहले वाली पॉसिबिलिटी बनानी भी नहीं पड़ती था, सजा के जब मैं बना रहा था, क्योंकि एन के सेकंड लेफ्ट में वो बैठा है और एन नॉर्थ से देख रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एन अगर राइट हैंड पे बैठा हो, तो लेफ्ट हैंड पे बैठेगा तो उसके उधर तो कोई आ ही नहीं सकता ना। तो ऐसे करके आप पॉसिबिलिटी भी बना सकते हो, तुरंत कर भी सकती हैं। थोड़ा सा अगर पढ़ना पे ध्यान दिया तो, अगर मैंने पढ़ने पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैं तुरंत बनाने लगा। ठीक, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, क्योंकि सी और ई की पोजीशन डिफाइन नहीं थी इसमें। इसको काउंट कर लेते हैं, नंबर्स का काउंट करना है कि बैक एंड और फॉरवर्ड को कैसे काउंट करना होता है। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काउंट होता है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होता तो उसके पहले मैं प्लेस वैल्यू लिखता, तो ये समझ लो प्लेस वैल्यू लिखी हुई है ना। अब उनको मैं काउंट कर रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, कि फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, 6 7 8 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो वो 1 काउंट हो जाएगा, बैक एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ से। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा रीजनिंग सेक्शन स्ट्रांग है, तो मैं उससे ट्राई करता हूँ कि 20 या 22 मिनट्स के अंदर अंदर मैं रीजनिंग सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट कर लूँ, है ना। मेरा मेन मोटिव यही होता है, ताकि मैं क्वांट सेक्शन के लिए जो थोड़ा सा वीक है मेरा, उसके लिए मैं ज़्यादा टाइम निकाल सकूँ। उसमें ज़्यादा टाइम निकालूंगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाऊँ, और ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे तो शायद ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं कट ऑफ से ऊपर, और कट ऑफ क्लियर करनी ही करनी है ना। इसलिए मैं रीजनिंग सेक्शन को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। और ये क्वेश्चन टाइम ले जाता है, अच्छा खासा मेरा टाइम ले जाता है, 1 मिनट ले जाता है मेरा ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में ही करता हूँ। अब हम लोग मैथ सेक्शन पे आ गए हैं, तो आपको बता दूँ स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो रीजनिंग में तो आपको 40 से 40 अटेम्प्ट करने ही करने हैं अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो। उसके अगर मैथ सेक्शन में आते हो तो आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और वो कौन कौन से, जैसे ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर डायरेक्ट आ गए हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने लगेंगे। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, 25% को वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, 20% की 1/5 होती है ना। ये सब पता होना चाहिए। 33.33% मतलब 1/3। ठीक है, 12.5 मतलब 1/8। ठीक, ये सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपको बहुत काम आएंगी सिंप्लीफिकेशन में, जिसमें बॉड मास का रूल जो है वो अप्लाई होता है यहाँ पे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि आपको मैथ सेक्शन में आते ही सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब पहले देखना है। चाहे इजी से इजी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, अर्थमेटिक का या DI आ जाए, अच्छी सी DI आ जाए दिखने में, उनको मत करो। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करो, और नंबर सीरीज होता है,
क्वाड्रेटिक होता है, इसको पहले करो। 5 मार्क्स की नंबर सीरीज आएगी, 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक आएगा, 10 मार्क्स तो ये हो गया है, और 5 मार्क्स का अप्रॉक्स भी आ सकता है। ठीक है, अप्रॉक्स या फिर सिंप्लीफिकेशन में से कोई एक ही देते हैं, या नंबर सीरीज में मिसिंग या रॉन्ग नंबर में से कोई एक ही देते हैं, या फिर मिक्सअप दे देंगे, लेकिन 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देते हैं। कम दे दें भले, 3 मार्क्स का दे दें, 4 मार्क्स का दे दें, ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको इनको लेके चलना है। 15 मार्क्स 20 मार्क्स आपको यहाँ से कलेक्ट करने ही करने हैं। ठीक, उसके बाद आप DI कर सकते हो। फिर DI आपने करने के बाद कुछ अच्छे ईजी क्वेश्चन जो अर्थमेटिक में दिख जाए वो आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, है ना। तो ये है कि 40 क्वेश्चन वहाँ से हो गए, 20 to 25 क्वेश्चन अगर यहाँ से हो जाएं तो आपका 65 मार्क्स का पेपर बिल्कुल कंडक्ट हो जाएगा। अच्छी तरह आपने अटेंड कर लिया है 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर 1-2 गलत हो भी जाते हैं तो 62 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन 60 से ऊपर ही मार्क्स रहने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। मैं अपने आप को यही मानता हूँ कि 60 से ऊपर अगर मार्क्स हैं तो वो एक सेफ जोन है मेरे लिए। ठीक, अगर ये आप एटीट्यूड रख के चलोगे या आप टारगेट रख के चलोगे अपने माइंड में, तो आपका सारा एग्जाम सही जाएगा। हर मॉक टेस्ट आपके अच्छे आएंगे, अच्छे मार्क्स जाएंगे उसमें। ठीक है, हम लोग अर्थमेटिक पे आ गए हैं। देखिए अर्थमेटिक आ गया, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन नहीं करेंगे हम लोग। अभी क्वेश्चन को देखेंगे। DI आ गई है, छोटी DI दिख रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको मैं देख रहा था, क्वाड्रेटिक को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको अटेंड कर लेते हैं पहले। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हो, तो मैं इसमें साइन मेथड का यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हो मैंने कॉर्नर पे साइन बना लिए हैं। अब मैं वहीं से सॉल्व करूँगा साइन मेथड का यूज़ करके। प्लस प्लस है तो माइनस माइनस साइन, उसके बाद उनके फैक्टर निकालो और फिर रूट बना दो, है ना, और फिर उनको कंपेयर करके आप जल्दी जल्दी टिक कर दो। इसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी खासी। अब साइन मेथड क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। या तो वो अभी तक आ चुकी होगी, है ना, रिलीज़ कर दी होगी मैंने, या फिर वो आने वाली होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। इससे क्या होगा, आपके 5 मार्क्स तो कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, आप 5 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो देखते ही। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस है, तो जो दोनों वैल्यू हैं वो प्लस प्लस की आएंगी, है ना। 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड के अंदर 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिख जाता है तो मैं बताऊंगा क्यों हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, दोनों जो वैल्यू है प्लस प्लस की आएंगी, लेकिन ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 15 से मल्टीप्लाई होगी, तो आप समझ सकते हो कि x बड़ा होगा। इसमें क्या है, दोनों वैल्यू जो है वो माइनस माइनस की आएंगी, लेकिन ऊपर वाली जो वैल्यू है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नीचे वाली बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ को सॉल्व नहीं करना होता है, दिमाग से खेलना होता है। अभी देख सकते हो मैंने क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं। अब आप मुझे बताना कि आप क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन ये सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो, मतलब पूरा सॉल्व करते हो, रूट निकालते हो कि नहीं निकालते हो, मुझे ये बताना। यही होता है साइन मेथड, और थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज़ करके आपको रूट्स फाइंड करना, आंसर निकालना, या फिर आप वही बेसिक मेथड से आप पूरे रूट्स निकालो, फाइंड करो आंसर, फिर उसे कंपेयर करो। ठीक, थोड़ा डिफरेंस ये आता है, स्पीड और में डिफरेंस ये आता है कि आप देख सकते हो कि 3-3 सेकंड के अंदर मैंने अभी 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज़ पे आ गए, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब मिसिंग नंबर सीरीज़ के बाद सबसे पहले हम लोग DI करेंगे, फिर अगर अर्थमेटिक के कोई छोटे मोटे क्वेश्चन अगर रास्ते में पड़ जाते हैं, ठीक है, करते हुए स्वाइप करते हुए, तो उनको करेंगे। तो यही टारगेट रहेगा हमारा। अभी तक आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन हो चुका है हमारा, क्वाड्रेटिक हो चुका है, तो मतलब 10 मार्क्स का मैंने यहाँ कवर कर लिया है। अब मेरे पास कितना टाइम बचा है, यहाँ पे 20 मिनट बचे हैं, 22 मिनट बचे हैं। तो 22 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा क्या, जरूर कर लूँगा, है ना। तो लेकिन 22 मिनट में आप 10 क्वेश्चन करने का ट्राई ना करना, अगर आपके पास है अभी भी, तो पूरा आप पेपर सॉल्व करने का ट्राई करना, है ना। आप आपको यही चाहिए होगा ना कि आप मतलब कट ऑफ से भी ऊपर आ जाए मार्क्स आपके, लो श्योर हो जाओ, आप क्लियर कर लो कट ऑफ, ताकि आप मेंस की तैयारी कर सको, थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर बिल्डअप हो पाए। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये एक ऑलिवॉइड का एक लाइव मॉक टेस्ट है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसका जो मॉक टेस्ट है वो आप इस पर उनके ऐप पे सॉल्व कर सकते हो, या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। और लाइव मॉक टेस्ट आते रहते हैं। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी बताते रहता हूँ, लाइव मॉक टेस्ट उनके आते रहते हैं, और मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग चाहे तो वहाँ से जाके उन टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। ठीक, और फ्री मॉक टेस्ट हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप उनका पूरा अच्छी तरह फ़ायदा उठाओ। जो इसका प्रीलिम्स का पहला मॉक टेस्ट है ऑलिवॉइड का, वो भी फ्री है, आप उसको भी अटेंड करा करो, है ना। अब इस नंबर सीरीज़ को देख लो आप कैसे सॉल्व करोगे। नंबर सीरीज देखते ही पता चल रहा है 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से, फिर 4 से, अब 8 से होगा मल्टीप्लाई, तो 104 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है। और ये सब मुझे कैसे पता चल जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है, इतनी सारी PDF सॉल्व कर रखी है, उस PDF में ये सब नंबर सीरीज दे रखी थी, तो उनसे आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी PDF सॉल्व कर सकते हो, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैंने बहुत सारी PDF शेयर कर रखी है, नहीं तो आप खुद सर्च कर सकते हो
गूगल पे बहुत सारी PDF मिल जाएंगी आपको 100 क्वेश्चन की, ठीक है। इनकी ऑलिवॉइड की साइट पे भी PDF मिल जाएंगी आपको बहुत सारी, वहाँ पे जाके आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। टाइमर लगा लो 20 मिनट का, 20 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम लोग DI पे आ गए हैं। DI देखो आप कैसे सॉल्व करी जाती है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा हमने, तो उसमें बता रखा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगोज दे रखे हैं शॉपकीपर ई के कंपैरिजन में, ठीक है। ई के कंपैरिजन में दे रखे हैं, ई के पास 20 किलो मैंगोज हैं। अब 20 से ए के पास कितने हैं, 130 हैं, 130% है। बी के पास कितने हैं, 90% है। सी के पास कितने हैं, 110% है। डी के पास कितने हैं, 125% है, ठीक। और वो जो मैंगो है वो सेल कर रहा है मंडे और ट्यूसडे को सेल कर रहा है, ठीक। उनका रेशियो दे रखा है, उसने सोल्ड कर रहा है, उनका रेशियो दे रखा है, मतलब बेच रहा है, ठीक है। बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा जवान लड़खड़ा गई, इसलिए अब यही है कि बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें बोल रखा है ई के कंपैरिजन में मैंगोज को आपको डिफाइन करना है। ई का 20 किलो दे रखा है, तो ए का कितना हो जाएगा, 20 किलो इंटू 130%, 130% मतलब 20 किलो इंटू 130% कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। 26 किलो हो जाएगा, और 26 किलो को आपको 7 और 6 के रेशियो में डिवाइड करना है। 90 कितना हो जाएगा, 18%, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सब कुछ उनके रेशियो में उसमें करना है, डिवाइड करना है। आप देख सकते हो उनके जो रेशियो दे रखे हैं वो भी ऐसे दे रखे हैं कि मतलब कठिन नहीं दे रखे हैं। 26 का रेशियो 13 दे रखा है ना। 26 का जो टोटल अमाउंट दे रखा है उसका जो रेशियो है वो 7 और 6 दे रखा है। जो 7 और 6 का आप टोटल करोगे तो 13 हो जाएगा। जिसको रेशियो निकालना आता है उसको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे जल्दी जल्दी हमने यहाँ पे टेबल बना ली। अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अब ये आपको जज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे टेबल बनानी है, कहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, कहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन में किस टाइप की वैल्यू मांग रहा है। अब मुझे पता था इसमें मंडे ट्यूसडे से हमेशा पूछेगा, और ई से हमको वैल्यू तो पहली बार निकालनी पड़ेगी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं बार बार निकालूँ, है ना, 20 के मल्टीप्लाई करूँ इंटू 130 या फिर 90, ठीक, 110, या तो हर चीज़ पहले निकाल कर रख लूँ। तो मैंने पहले निकाल कर रख ली, और मुझे पता था ट्यूसडे और मंडे का इसमें बहुत यूज़ होगा, इसलिए मैंने उसको भी रेशियो में डिवाइड करके जल्दी जल्दी उसमें एक्चुअल वैल्यू लिख ली है, ठीक है, ताकि आगे और टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि इसमें कह सकता है, पीओ का पेपर है, इसमें कह सकता है इफ़, है ना, इफ़ एज लगा देगा वो, कि बताओ कि जो सी में जो हमने मैंगो बेचे हैं ट्यूसडे को वो 50 रुपये बेचे हैं, 1 किलो 50 रुपये का बेचा है, तो हमको बताओ सी का रेवेन्यू कितना है। कहीं ना कहीं पूछेगा जरूर, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर ना कहीं पूछता है। इसमें पूछा ही होगा, मैंने अभी मिस कर दिया है, लेकिन इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो DI है फिर क्वेश्चन है उस पर मूव ऑन हो जाएंगे। आप लोग भी सॉल्व करते रहो, आपने DI देख ली है, यहाँ पे मैंने सामने इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। हम नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक का कोई एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अभी अर्थमेटिक को नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग DI पे मूव ऑन करेंगे। जो अच्छी अभी मेरे को एक बार ग्राफ वाली DI दिखी है वो काफ़ी ईजी है, उसको भी कर लेते हैं अटेंड। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख गया है सॉफ्टवेयर वाला, ये इस पर मुझे काफ़ी मतलब एक्यूरेसी अच्छी रहती है मेरी इस क्वेश्चन पे, और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसने क्या बोल रखा है, 50% से MRP बढ़ा दिया, मतलब 100 का 150 कर दिया, 150 पे 10% का डिस्काउंट है तो 135 हो गया, और 135 पे भी 15% का डिस्काउंट है तो 135 इंटू 85 करेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। और इसमें बोल रखा है जो प्रॉफिट है वो 59 है, रुपीज़ में 59 है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो 135 का जब 85 कर दोगे आप, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कोई भी वैल्यू आएगी वो सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो वो प्रॉफिट का प्राइस आ जाएगा रेशियो में, है ना। तो प्रॉफिट का प्राइस आ गया है 14.75। तो 79 की जो मतलब 14.75 की जो वैल्यू है वो है 59 इंटू 100 करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, आपको ऐसा करके सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे इजी अब कोई वे नहीं है थोड़े 2-4 वे और हैं कि इसको इजी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें और कन्फ्यूजन है। ये सबसे इजी रहता है, थोड़ा पॉइंट में आंसर आए, मतलब पॉइंट में आ गया है, लेकिन वो कट सकता है, 100 से कट सकता है ना साफ साफ। तो यहाँ पे 59 से 59 कटा और 400 वैल्यू आ गई है इसकी, ठीक है। तो अभी ऐसे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के होते हैं, हो सकते हैं सॉल्व हो सकते हैं पहले, तो उनको मैं साथ साथ निपटाते जाता हूँ, अगर DI अगर नहीं आ रही है अब तक तो। अब इस क्वेश्चन को ही देख लो आप। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि STNU है जो एक टैंक को फिल कर रहे हैं 48, 36 और 54 मिनट में। अब इनका आप LCM निकालोगे तो इससे बढ़िया है इनको पहले काट लो कॉमन टेबल से, ठीक। और कॉमन टेबल का जो है वो LCM निकालो,
आप देख सकते हो 8, 6, 9 से काट दिया क्योंकि 6 के टेबल में सब आ रहे हैं, उनको कॉमन से काट दिया है। अब कॉमन का जो एलसीएम आया 72 आया, 72 से लेकर उसी कॉमन का आप वो निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो। और 9, 12 जो 9, 12 और 8 आया है उनकी एफिशिएंसी को इन 48, 36 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, आप इनको सीख सकते हो। मैं ऐसे करके करता हूँ सॉल्व, आप बताना कमेंट बॉक्स में आप कैसे करके करते हो, ठीक है। अब जो उसने बोल रखा है कि जो एस है उसने 16 मिनट काम करा है, फिर टी और यू ने बाद में आ गए हैं, एस छोड़ के चला गया, उसने 20 मिनट काम करा है। तो बताओ बचा हुआ काम कितना हुआ। तो 20 इंटू 20 मिनट कर दो, उसके बाद 9 इंटू 16 कर दो, जो आया टोटल उसको प्लस करो, फिर उनका टोटल में से 9 इंटू 48 के टोटल में से आप उसको माइनस कर दो, जो बचा हुआ वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन का कितना परसेंट वो है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है, तो उसको आप देख लेना। तो 1/9 आ गया है इसका आंसर, तो 1/9 पे क्लिक करा है, फिर आगे बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हो पीओ का पेपर है तो ऐसे थोड़े से कैलकुलेटिव आएंगे। था आसान है ना, था आसान, हर कोई कर लेता, यही है कि हर कोई कर लेगा अगर उसके पास टाइम होगा। तो टाइम ही तो नहीं है सके, सबको फेयर चांस दिया जाएगा ना, 45 मिनट सबको दिए जाएंगे, ठीक है। उसका आप यूज़ कैसे करते हो ये आप पे है। अब बीच में आप नर्वस हो सकते हो, बीच में आप डर सकते हो क्वेश्चन देख के, ठीक है, बीच में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो सकता है, ठीक, क्या होता है बड़े से बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दो। ये सब 40 मिनट्स के अंदर ही करना है आपके पास, ठीक, सबके पास 45 मिनट्स हैं, ठीक है। डायलॉग तो आपने सुना होगा ना, सिर्फ 70 मिनट है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स हैं, आप लोग अपने आप को साबित करना है, पूरा बेस्ट देना है। तो यहाँ पे हम लोग डीआई पे आ गए हैं, बार ग्राफ वाली डीआई है, इसका मैं जो बार ग्राफ है ऊपर शो कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, कहीं कहीं शो हो जाएगा आपको, ठीक, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ पे। वैसे 2 का गैप है, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ऐसे करके 2 का गैप है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। डे एकदम आसान वाली डीआई है, इसमें ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो हाँ ये क्लर्क लेवल की डीआई आप कह सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन ट्रिकी दे देते हैं ये लोग, है ना, इफ़ एल्स कर देते हैं क्वेश्चन में। आप देख सकते हो यहाँ पे इफ द प्राइस का उन्होंने कर दिया है कि प्राइस का टिकट, मतलब टिकट प्राइस है 15 है, 20 है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि टोटल उनका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। तो वही मैंने बताया ना कि अगर डीआई इजी है तो उसके क्वेश्चन जो है वो थोड़े से मुश्किल कर देते हैं, इफ़ लगा देते हैं वो लोग कि हाँ अगर ये हुआ तो ये कितना होगा, है ना। तो ये सब आपको हैंडल करना पड़ेगा अपने आप से, एकदम कॉन्फिडेंट होकर पेपर देना है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, 60 क्वेश्चन मैथ के करने हैं। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो 40 क्वेश्चन मैथ के करने हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। और वो 20 क्वेश्चन कैसे फाइंड करने हैं ईजी से ईजी वाले, वो आपके ऊपर है ना, आप कैसे भी कर सकते हो, उनको फाइंड कर सकते हो। मैंने सिंप्लीफिकेशन को चुना है, मैं क्वाड्रेटिक को चुना है, मैंने डीआई को चुना है, ठीक, मेरा ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने ये चुना है। आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है, आप अर्थमेटिक सिंप्लीफिकेशन से पहले कर सकते हो, तो प्लीज़ अर्थमेटिक को चूज़ करिए आप, है ना। तो हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक वीक पॉइंट होता है, लेकिन हम लोगों को स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ चलना है ना। कुछ क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, तो क्यों ना आप वो वीक, जो जिस क्वेश्चन में वीक हो आप उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक। तो ये मेंटालिटी लेके चलोगे तो आपके 65 प्लस आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो और शायद मार्क्स भी आ जाए उतने, और इतना मैं सोचता हूँ कि सेफ रहता है, ठीक है। तो आप लोग भी सॉल्व करते रहो, आप यहाँ पे डीआई दिख रही है, नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग सॉल्व करते रहो। आज जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ इसकी 17 तारीख को, तो आज ही इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, 7 बजे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी तक तो ये लाइव है, आप इससे जाके दे सकते हो, लेकिन 7 बजे के बाद ये मतलब ऑफलाइन हो जाएगा, फिर आप इसका सिर्फ रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। तो अभी इसका रिज़ल्ट आना बाकी है ना। कट ऑफ अभी इसकी कुछ क्लियर हुई नहीं है, और लिवर्ड कराता रहता है, तो इनकी कट ऑफ भी इनके ही मतलब प्लेटफॉर्म पर आएगी, जितने लोगों ने इनका एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। परसेंटाइल भी उसी हिसाब से आएगी। तो अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन आज शाम के 7 बजे तक आ जाएगा। शायद ये वीडियो उसके बाद आए, उससे पहले तो नहीं आएगी, उसके बाद ही आएगी, है ना। तो हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन पहले ही दिख जाए, और उसके बाद आप अप्रोच दे सकते हो कि हाँ अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई करते रहो, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आपने ये मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, और आप लोग टाइमर चल ही रहा है ऊपर, चाहे इसे पॉज करके सॉल्व करो, चाहे उसे स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए बस। ये आप माइंड में रखना कि आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट DI पे आ गए हैं। ये पाई चार्ट वाली DI है। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसी DI में लगा है। थोड़ी सी ट्रिकी DI आ गई थी ये, क्योंकि आपको भी दिख नहीं रहा होगा। मैं इसका कटआउट कहीं पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तब आपको दिखने लगेगा कि हाँ इसमें ये ट्रिकी क्यों कह रहा है ना। इसमें पाई चार्ट दे रखा है, मैं समझा देता हूँ इसमें क्या दे रखा है जिसमें मुझे टाइम लगा है। पाई चार्ट तो दे ही रखा है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो दे रखी हैं, और डिफरेंस दे रखा है, राइस और शुगर का डिफरेंस दे रखा है 7 kg, ठीक। और पाई चार्ट की जो वैल्यूज़ हैं बहुत ध्यान से आप पढ़ना है। उसमें क्या है आपको दिख रहा होगा, कहीं पे डिग्री है, कहीं पे परसेंटेज भी है, ठीक है। 15% है अभी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा इसमें, ठीक है, क्योंकि राइस और शुगर का आपको डिफरेंस दे रखा है 7। तब मैं देखा कि हाँ शुगर तो 15% दे रखा है। अब आपको 15% को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, तो 15% डिवाइड बाय 100 इंटू 360, ठीक है। जिस चीज़ में आपको कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू आप नीचे रखोगे। 15% दे रखा है तो 15% क्या होता है, 100% होता है, तो 100% नीचे आएगा। 72 डिग्री दे रखा है तो 72 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 100, अगर डिग्री से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। किलोमीटर और मीटर में भी यही होता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे परसेंटेज और डिग्री का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था ये चीज़ समझने में, क्रैक करने में कि हाँ यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पे इसका पूरा अलग से चार्ट बना लेता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। मैं सारी डिग्री लिख लेता हूँ। तो 15% का डिग्री में आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 54% आ गया है। और 12.5 का परसेंट करोगे तो आप कितना जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिग्री जो होती हैं वो 360 से कहीं ना कहीं डिविजिबल होती हैं। और डिफरेंस दे रखा है राइस और शुगर का, तो राइस और शुगर का जो डिफरेंस है डिग्री में आ जाएगा वो 7 किलो के इक्वल होगा। तो आपका टोटल आ जाएगा, टोटल आ गया हमारा 120 किलो आ गया है। तो इस पाई चार्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 120 किलो है, ठीक। अब यहाँ से आप लोग बनाना स्टार्ट करो क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हो कि हाँ 1 से 1.5 मिनट इसमें वो क्रैक करने में लग गया है। अब क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर्स ऑफ शुगर एंड व्हीट। अब यहीं पे आपने अगर डिग्री में कन्वर्ट ना करा होता तो बार बार उसको परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करते, तो यहीं पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा आपको मॉक टेस्ट लगाते लगाते। ये लगाते लगाते आता है, प्रैक्टिस करते करते आता है कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकालें, है ना। अगर आपने अभी उसे डिग्री में कन्वर्ट नहीं करा है तो हर क्वेश्चन में आपको अगर कहीं उसका नाम आ भी गया, शुगर का नाम आ गया है, तो उसको बार बार आपको 54 कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे पहले आप पहले ही कन्वर्ट करके लिख लो, है ना। पहले ही सबको कन्वर्ट कर लो या परसेंटेज में कर लो, जो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, या डिग्री में कर लो। मेजॉरिटी यहाँ पे डिग्री की थी तो मैंने डिग्री में ही कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपने मतलब डिसीजन ले सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ वही दिखाया जाएगा कि आपको डिसीजन क्या क्या लेना है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अब तो आपको करना है या तो नहीं करना है। 2 ही चॉइस हैं आपके पास, करो या तो मत करो, ठीक है। और कोई चॉइस है नहीं। एग्जाम हॉल में आपको उठ के जाने नहीं देंगे कि नहीं अब मुझे नहीं आ रहा है, मैं तो लैपटॉप मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम बंद करके जा रहा हूँ, ऐसे जाने नहीं देंगे। आपको बैठाल के रखेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। और यही प्रेशर है आपको, है ना। बैंकिंग का एग्जाम दोगे आप तो प्रेशर हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक। जॉब प्रोफाइल के अंदर भी जाके आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, ठीक। जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करते हैं कि हाँ भाई प्रेशर है बैंक की जॉब में। तो इसलिए उनके जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो भी इस टाइप से डिफाइन करते हैं वो लोग, है ना। मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उसमें प्रेशर हो, एग्ज़ाम हॉल में भी प्रेशर हो आपके ऊपर कि हाँ कंपटीशन है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है इतने ही टाइम में, और क्वेश्चन में भी गड़बड़ी आ गई है, ठीक। आप समझ लो ऐसी बैंक में बैठे हैं, कोई कस्टमर आ गया, उसका जो फॉर्म है वो भी गड़बड़ है, और जल्दी जल्दी हमको करना भी है, 6 बज रहा है, हमको घर भी जाना है, ठीक। तो उसका ध्यान से पढ़ना भी है। तो ये कई छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको नहीं करनी है। एक्यूरेसी आपको क्यों बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब पाई चार्ट, आप ये कहोगे पाई चार्ट कहाँ यार, बैंक में कहाँ काम आएगा पाई चार्ट, है ना। या फिर कौन किसका मतलब ब्लड रिलेशन कहाँ काम आएगा वहाँ पे बैंक में। लेकिन यही है कि आपका माइंड शार्प होगा, ठीक। और कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आप क्या मतलब मापदंड रख सकते थे, ये रख सकते थे। अब ऐसा तो है नहीं आप कहोगे कि देखते हैं कि 50 मीटर तक कौन कूद सकता है या फिर कौन दौड़ सकता है ना, इतने सेकंड के अंदर। फिजिकल तो आप लगाएंगे नहीं, माइंड वाले लगाएंगे ना, क्योंकि इसमें सब लिखा पढ़ी वाला सिस्टम है बैंकिंग में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके माइंड को शार्प करने के लिए ये सब करा जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आप पहले से ही तैयार हो जाओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पहले से स्टार्ट कर दो। उसमें डिग्री दे रखा है कि परसेंटेज दे रखा है, अभी मैं नहीं देखता तो मैं भी गलत कर सकता था। लेकिन यही है कि आपने अगर ऑप्शन चेक करे होंगे तो ऑप्शन मिसमैच हो जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ है ये पता चल जाएगा। आपने अगर सही आंसर निकाला है तो आपका ऑप्शन वहाँ पे होगा, नहीं होगा तो नन ऑफ दिस हमेशा ही रहता है। लेकिन यही है कि आप नन ऑफ दिस ज़्यादातर तो नहीं रहता है, लेकिन कभी कभार एक क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना कि हर क्वेश्चन नन ऑफ दिस हो जाए,
जय माता दी, जय माता दी नवदीस, जय माता दी नवदीस, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ DI हैं, कुछ ये क्वेश्चंस हैं मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग चाहो तो इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी मेरे से मिसिंग नंबर्स की 2 नंबर सीरीज़ नहीं हुई हैं, आप उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मैं बता दूंगा कि आपने सही दिया है कि गलत दिया है, ठीक है। और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उनको जल्दी से लगा लेते हैं हम लोग। पार्टनरशिप वाला को टॉपिक आ गया यहाँ पे, पार्टनरशिप जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। 3 लोगों का उनका रेशियो दे रखा है 8, 7, 8, 3, ठीक। और फिर उसने बोल रखा है कि जो थर्ड पर्सन है उसने अपना जो 6 मंथ के बाद है इन्वेस्टमेंट वो दुगना कर दिया है ना, ट्वाइस कर दिया है, तो 6 हो गया उसका 6 मंथ के बाद। बाकी सबका 12 है, क्योंकि एक साल बाद उनका इंटरेस्ट आ गया है, तो आप ऐसे करके उनका रेशियो डिवाइड कर सकते हो। जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, इतना ध्यान रखो बस। इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो, ठीक। प्रॉफिट के रेशियो में उनका दे रखा है 8190, ठीक है। तो 8190 टोटल प्रॉफिट दे रखा है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल जो प्रॉफिट उनके रेशियो का है, और फिर जिसका पूछा है उसका मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना मतलब तेज कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं आएगा कैलकुलेटर लेके मत बैठ जाना। और हाँ, कुछ लोगों को मैंने सुना है कि कैलकुलेटर कहते हैं कि कैलकुलेटर यूज़ होगा बैंकिंग एग्जाम में, कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जो कोई भी पहली बार देने जाएगा बैंकिंग एग्जाम में उसको पहले बता रहा हूँ, और मैं सिर्फ बता रहा हूँ एक नॉलेज के लिए कि वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता है, ठीक। आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड या फिर उसके पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है, अपना पेन खुद का लेके जाना है, नहीं तो RRB अब ये सेंटर पर डिपेंड है। लेकिन हाँ, कैलकुलेटर कोई किसी को अलाउड नहीं होता है, उसमें लिखा भी होता है कोई भी डिजिटल ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई माइंड में लगा रहा है कि हाँ कैलकुलेशन कमज़ोर है तो कैलकुलेटर लेके चले जाएँ, या फिर घड़ी पहन के चले जाएँ, वो कैलकुलेटर वाली जहाँ 10th 12th में यूज़ करते होगे वो लोग चीटिंग करने के लिए, वो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही रेपुटेड जगह होती हैं आप जहाँ पे एग्ज़ाम होता है, TCS वाले का एग्ज़ाम कराते हैं, टाटा वाले आप जानते ही हो, ठीक है। रतन टाटा की कंपनी है, ऐसी वैसी नहीं है, ठीक है। और रतन टाटा बहुत जगह फैला हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि बस टाटा मोटर्स मतलब कार ही बनाते हैं, है ना, तो कार नहीं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, और बहुत सी जगह उनकी टेक कंपनीज़ भी हैं, ठीक। वही लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं ज़्यादातर, तो अभी यहाँ पे वहाँ उन चीज़ों पे नहीं जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कहीं सुना था मैंने कि कोई लाइव किसी क्लास में कह रहा था कैलकुलेटर ले जा सकते हैं क्या, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बोल रहा था, बैंकिंग का नहीं था, लेकिन नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हो, ठीक। सिर्फ पेन और पेपर अलाउड है आपको, वो भी एडमिट कार्ड, पेपर भी वो खुद ही देते हैं। जैसे देखते A4 साइज़ का पेपर आपको दिख रहा है, तो ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या बताया है, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल पूछ रखा है। इसमें सर्कल का एरिया बताना है आपको, और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ठीक। तो आपको लेंथ निकाल लेना है। लेंथ का पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर का आधा कर दो, 72 का आधा 36 हो जाएगा। 36 को मतलब 36 दे रखा है, सम क्या होता है L इंटू L प्लस B होता है 36, है ना। और L प्लस B का जो रेशो दे रखा है उसके रेशो से आप डिवाइड कर दो, आपका साइड आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, लेंथ से आपका इसका सर्कल का वो आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, उससे आप उसका जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। अब जो है जितने हैं मैंने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं, बस आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। अब 2 मिनट में ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे आप, ठीक है। इतना मतलब आप अपने आप को ये समझ लेना कि नहीं तो मैं 2 मिनट में जितने क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट कर लूँगा, नहीं तो तुक्के मार दूंगा। तुक्के मत मारना, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने कई बार देखा है लोगों को, वो 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, कहते हैं मैंने तो सारे अटेम्प्ट कर दिया। अरे ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है। जो कोई बिगनर पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा है, मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने 4 सही करे हैं, चार सही 5 सही करे हैं और आपने 4 गलत कर दिए, तो जो 5वां मार्क्स है वो भी काट लेंगे वो लोग, है ना। तो ये मत सोचना कि ऐसी मार के चलाएंगे, जय माता दी कर देंगे, ये सब मत करना, ठीक है। नहीं आता छोड़ दो, स्किप कर दो, अटेम्प्ट कम रखो, लेकिन एक्यूरेसी 100% रखना है, ठीक। और क्लर्क के पेपर में तो पूछो ही मत, ठीक। उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। RRB PO के पेपर में बात कर रहा हूँ, RRB क्लर्क के बारे में बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा पेपर है। वो सबसे ईजिएस्ट पेपर है बैंकिंग का, लेकिन सबसे टफेस्ट पेपर है कट ऑफ क्लियर करने में, ठीक है। सबसे हाई कट ऑफ जाती है उसमें, 80 में से 80 भी कट ऑफ चली जाती है। आप समझ सकते हो बच्चे इस लेवल तक तैयारी करते हैं कि वो 80 में से 80 लाते हैं विद एक्यूरेसी के साथ। तो उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करूँगा यहाँ पे,
क्योंकि मेरे भी उस लाइन में 80 में से 80 कभी मार्क्स बहुत कम आए हैं, 1-2 बार आए हैं, वो भी मॉक टेस्ट में, रियल में तो कभी आए भी नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आरआरबी क्लर्क की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आरआरबी पीओ की बात कर रहे हैं। इसमें कम से कम आप 65 तो अटैम्प्ट करो, है ना। अटैम्प्ट करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अटैम्प्ट से ये होता है कि आपने कम से कम अटैम्प्ट करा है तो आपको कहीं ना कहीं आता है वो। अटैम्प्ट में ऐसा तुक्का मारना नहीं कह रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे 30 सेकंड बचे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है रीजनिंग वाले को मैं छोड़ देता हूँ, वो मुझे वर्ड बनाना आता भी नहीं है, मैं उसमें रिस्क लेता भी नहीं हूँ, ठीक। उससे बढ़िया मैं कुछ अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन टाइम कर लूँ और उसमें दिमाग लगा लूँ। वर्ड मुझसे बनते भी नहीं है, और कई बार ये भी गलती हो जाती है कि क्या था, एक से ज़्यादा 2-3 वर्ड बन रहे हों और मुझे पता भी ना हो वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। अब हम लोग टेस्ट को सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं, ठीक। इसका रिजल्ट अभी तक तो शायद अनाउंस भी हो गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिख जाएगा। लेकिन ये वीडियो बस इसके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि आपको अटेंड कैसे करना चाहिए, या फिर क्वेश्चन को अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरा रफ वर्क दिख रहा है यहाँ पे। 69 सही गए हैं, 4 गलत चले गए हैं, 68 मार्क्स आए हैं मेरे, ठीक है। और 69 + 4 73 कहीं अप्रॉक्स अटेम्प्ट थे मेरे। तो आप देख सकते हो, आपके सामने रिजल्ट है। दो गलती दोनों में गई हैं मेरी, 4 गलत हो गए हैं जो कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, इसका जो संडे 7 PM को आपको रिजल्ट दिखेगा। तो अभी हम लोग सबमिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट आता रहता है, और प्री का जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है वो फ्री होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जाके ऑलिवर्ड की साइट है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक। आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test.